हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम लोग आज आगे के पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। तो पिछला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप उस लिंक को एक्सेस करिए और प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि हमने लास्ट क्लास तक कहाँ तक स्टडी कर रखे हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए बढ़ते हैं आगे। आज का जो पॉइंट है सबसे पहला हम लोग डिस्कस करने के लिए वो है प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि हमने हाई लेवल लैंग्वेज को लास्ट क्लास में स्टडी किया है और हाई लेवल लैंग्वेज का ही ये एक टाइप है जिसे हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली आज जितने भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हमारे पास प्रेजेंट हैं वो प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड नहीं है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ठीक है। इसके बारे में फर्दर डिस्कशन करूंगा, डेफिनेटली करूंगा, लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं इसके डेफिनेशन पर और इसके पूरे डेप्थ पर कि आखिर ये प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो देख लेते हैं। द प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अप्रोच अलाउज द यूजर्स टू डेवलप देयर लॉजिक by using of number of functions that would enhance the program's productivity। क्या मतलब हुआ इसका? देखें, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये एक तरीका है, ठीक है। ये एक तरीका है किसी भी प्रोग्रामिंग या किसी भी इंस्ट्रक्शन को लिखने का। यानी कि मैं हाई लेवल लैंग्वेज के इस्तेमाल करते हुए अगर कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहूँ तो उसको इंस्ट्रक्शन देने का जो तरीका होगा वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला था स्ट्रक्चर ओरिएंटेड, एक था प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो बेसिकली ये जो प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये लिखने का तरीका है, इंस्ट्रक्शन को या प्रोग्राम को लिखने का एक अप्रोच है। अप्रोच मतलब होता है तरीका, एक है, ये कह सकते हैं। तो जो हमें क्या अलाउ करती है, जो हमें अलाउ करती है, जो यूज़र को अलाउ करती है, हमें अलाउ करती है डेवलप करने के लिए किसको? लॉजिक्स को। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग लैंग्वेज का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अलग अलग प्रोग्रामिंग्स को डेवलप करने के लिए। तो इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, जिसे हम लोग POP भी कहते हैं, पॉप प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें क्या होता है कि एक बड़ा सा कोई प्रोग्राम जो आप लिखे हो वो टूट जाता है बहुत सारे फंक्शंस में। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन मतलब होता है ग्रुप्स। बड़ा सा एक प्रोग्राम है, सपोज कर लो कैलकुलेटर नाम का आपने एक प्रोग्राम बनाया है जहां पर आपके पास सम है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस हैं करने के लिए, ठीक है। तो ये तो सारे प्रोसेस जो हैं वो एक ही प्रोग्राम में आपने लिखा है, लेकिन जैसे ही आप उसको प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखोगे तो उसमें क्या होगा कि वो बड़ा सा प्रोग्राम जिसमें बहुत सारे प्रोसेस आपने लिख रखे हैं वो सारे प्रोसेस टूट जाएंगे अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग ग्रुप्स में। और इससे क्या होता है, उनको अगर एक इंटायर प्रोग्राम को ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे जिसको हम लोग फंक्शन कहते हैं, इसका फ़ायदा क्या है? इससे आपका जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सिंपल हो जाएगा और प्रोडक्टिव होगा। प्रोडक्टिव मतलब कि उसका जो रिजल्ट होगा, आउटपुट, वो काफ़ी इफेक्टिव होगा, आपके लिए समझने में आसानी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखें कि कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेजेस सच एज बेसिक, कोबोल, फॉर्ट्रैन एंड सी आर कॉमनली नॉन एज प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो जो पुराने कुछ लैंग्वेज हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता था प्रोग्रामिंग्स को लिखने के लिए, जो कि बेसिकली POP यानी कि प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत आते थे, उसके अंडर आता था, वो सारे लैंग्वेज कौन कौन से हैं? वो सारे लैंग्वेज है बेसिक, कोबोल, उसके बाद है फॉर्ट्रैन और है सी भी एक प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये भी एक पॉप मतलब हो गया तुम्हारा प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। उसका शॉर्टकट होता है ये पॉप, ऑलराइट। यानी कि प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, यानी कि पॉप के अकॉर्डिंग अगर कोई आपने प्रोग्राम लिखा है तो वो प्रोग्राम छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे, जिन ग्रुप्स को हम लोग कहेंगे फंक्शन। इससे क्या होता है, जो आपका रिजल्ट आएगा, जो प्रोडक्टिविटी होगी वो ज़्यादा अच्छा होगा और समझने में भी आपको आसानी होगी।
इनके कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने डिस्कस कर लिया उसके बारे में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो एग्जाम्पल एक देखिए स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पर, जहाँ मैंने आपको बात किया कि एक मेन प्रोग्राम जो होगा वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, यानी छोटे छोटे ग्रुप्स में बढ़ जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे फंक्शंस, और वो सारे फंक्शंस आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। देख सकते हो कि ये मेन प्रोग्राम था हमारा, ये हमारा मेन प्रोग्राम है जो कि टूट गया है एक फंक्शन 1 और एक फंक्शन 2। फिर ये फंक्शन 1 देखो फर्दर डिवाइड हुआ है फंक्शन 3, फंक्शन 4, उस तरह से फंक्शन 2 को फर्दर क्लासीफाई कर दिया गया है, फंक्शन 5 में तोड़ दिया गया है, ठीक है। अब ये सारे फंक्शन देखो है एक्चुअली किसका हिस्सा, इसी मेन प्रोग्राम का ही हिस्सा है। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या पॉप बेसिकली कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर टू फॉलो एंड दीज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स नॉन एज फंक्शन। तो मैंने पहले तुम्हें बताया, आपको बता दिया कि पॉप जो है यानी कि प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो बेसिकली क्या होता है, वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस उसमें हम लिखते हैं, राइट, जो हमें कंप्यूटर को देना पड़ता है। अब उन इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हैं हम लोग, ऑर्गेनाइज कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं, किसमें, ग्रुप्स में, उसे कैटेगराइज कर दिया जाता है ग्रुप्स में, और उन ग्रुप्स को क्या बोलते हैं हम लोग, उस ग्रुप्स को हम लोग बोलते हैं फंक्शन, ठीक है। यानी कि सिंपल एक छोटा छोटा पैकेट्स है जिसके अंदर में बहुत सारी अलग अलग प्रोसेस है करने के लिए, राइट। इन पॉप every function have their own local data. What is the meaning of local data? मतलब ये होता है कि एक ऐसा डेटा जो कि इस फंक्शन का ही है, एक ऐसा डेटा जो इसी फंक्शन का हिस्सा है और उसे कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यानी कि इस फंक्शन 1 का जो डेटा है उसे फंक्शन 2 यूज़ नहीं कर सकता, फंक्शन 3 यूज़ नहीं कर सकता, ये इसका खुद का डेटा है, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं लोकल डेटा। तो पॉप में यानी कि प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो मेन प्रोग्राम डिवाइड होगा फंक्शंस में, उस हर एक फंक्शन का अपना अपना लोकल डेटा होता है, बट मोस्ट ऑफ द फंक्शंस शेयर ग्लोबल डेटा। लेकिन क्या करते हैं, जो फंक्शंस होते हैं सारे, ये एक ग्लोबल डेटा को शेयर करता है। ग्लोबल डेटा मतलब क्या होता है, एक ऐसा डेटा जिसका इस्तेमाल ये सारे फंक्शंस करेंगे, एक ग्लोबल डेटा जिसका इस्तेमाल ये सारा फंक्शन करेगा, इसका इस्तेमाल ये फंक्शन भी करेगा, इसका इस्तेमाल ये फंक्शन भी करेगा, इसका इस्तेमाल करेगा फंक्शन नंबर 2 भी करेगा, इसका इस्तेमाल फंक्शन नंबर 4 करेगा, इसका इस्तेमाल फंक्शन नंबर 5 भी करेगा। यानी कि एक ऐसा डेटा जो कि सारे फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं ग्लोबल डेटा। तो मैंने 2 चीज़ें बताई आपको, पहला फंक्शन जो होते हैं अलग अलग उनके अपने खुद के डेटा होते हैं जिसे हम लोग लोकल डेटा कहते हैं, उस डेटा को कोई और फंक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन एक डेटा होता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्लोबल डेटा, जिसे सारे फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो डेटा है, ये ग्लोबल डेटा, ये ओपन रहता है। मैंने जैसे बताया कि ये जो तुम्हारा डेटा है इस फंक्शन के अंदर में जो डेटा है ये तुम्हारा पैक है फंक्शन के अंदर, लेकिन ये जो ग्लोबल डेटा है ये ओपन है, इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ऑलराइट, ये होता है पॉप में सारी चीज़ें। अब आगे बढ़ते देखो, नेक्स्ट हमारा क्या है कि व्हेन वी डील विद अ प्रोग्राम कंटेनिंग मैनी फंक्शंस, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, एक प्रोग्राम को मैंने बहुत सारे फंक्शन में तोड़ा था। इंपॉर्टेंट डेटा आइटम्स आर ग्लोबली यूज्ड बाय ऑल द फंक्शंस। तो क्या होता है, कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो सारे फंक्शन को जरूरत पड़ता है। मेरे बात समझ में आ रहा है कि कुछ डेटा ऐसे भी होते हैं ना जिसको सारे फंक्शन के लिए कॉमन होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उस डेटा को हम लोग फंक्शंस के बाहर लिख देते हैं, ताकि क्या होता है मुझे एक ही बार लिखना पड़ेगा और उसका यूज़ बार बार कर सकते हैं हम लोग, है ना। इसी चलते हम लोग क्या करते हैं, किसी एक डेटा को जो सारे फंक्शन के लिए कॉमन है उसे डिक्लेयर कर देते हैं एज अ ग्लोबल डेटा। तो हाउएवर अ फंक्शन में कंटेन इट्स ओन लोकल डेटा टू डील विथ लॉजिकल टास्क, लेकिन फिर भी उसके फंक्शन के अंदर में खुद का डेटा भी होगा जो सिर्फ उसी फंक्शन के लिए डेडिकेटेड रहता है। हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा ग्लोबल डेटा है वो किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो जैसे कि मैंने तुम्हें पिछले स्लाइड में बताया था ऑलरेडी कि ग्लोबल डेटा का इस्तेमाल कैसे होता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसके दोबारा एक बार बता देना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि देख पा रहे हैं हम लोग स्क्रीन पे कि हमारे पास एक ग्लोबल डेटा है
जिसका इस्तेमाल फंक्शन 1 भी कर रहा है, इसका इस्तेमाल फंक्शन 2 भी कर सकता है, इसका इस्तेमाल फंक्शन 3 भी कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फंक्शन 1 का अपना डेटा नहीं है, इसका खुद का डेटा है, इसका भी खुद का डेटा है और इसका भी खुद का डेटा है, लेकिन फिर भी वो उस ग्लोबल डेटा को इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर तीनों फंक्शन के लिए कोई डेटा कॉमन होता है तो उसे हम लोग ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं। ग्लोबली मतलब क्या होता है? जिसका इस्तेमाल कोई भी फंक्शन इजीली कर सकता है। ऑलराइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। In order to make any change in the function, you may need to reschedule the associated data value. अगर आपको कुछ भी फंक्शन में चेंज करना है तो उसके एसोसिएटेड डेटा वैल्यूज जो होंगे, उनके डेटा जो होंगे, उनके वैल्यूज को भी चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसमें यह प्रॉब्लम होता है कि किसी भी फंक्शन में अगर कोई चेंज करते हैं तो इसका जो डेटा वैल्यू होगा उसे भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगला स्लाइड हमें क्या बताएगा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच या प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो भी है। तो इसका पिछला वाला जो हमने स्लाइड देखा वहाँ तक हमें ये समझ में आ चुका होगा आप लोगों को कि प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या होता है। मैं अगर थोड़ा समराइज कर दूँ उसे तो क्या होगा? प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच एक प्रोग्राम को लिखने का तरीका है जिसमें हम लोग किसी भी बड़े से एक प्रोग्राम को छोटे छोटे ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज कर देते हैं। उन ग्रुप्स को हम लोग कहते हैं फंक्शन। हर एक फंक्शन का खुद का डेटा होता है जिसे हम लोग कहते हैं लोकल डेटा, और उन डेटा को कोई दूसरा फंक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर सारे फंक्शन को कोई एक ऐसा डेटा वैल्यू है जो कॉमन है तो उस डेटा वैल्यू को हम लोग ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, और जिस ग्लोबल डेटा उसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल डेटा, और उस ग्लोबल डेटा का इस्तेमाल कोई फंक्शन फ्रीक्वेंटली कर सकता है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं हम लोग आगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो सबसे पहला क्या है कि एम्फेसाइज इज ऑन फंक्शन। तो देख सकते हो कि यहाँ पर सारा फोकस किस पे किया गया था? फंक्शन पे किया गया था। यानी कि आपको सबसे बड़े पहले क्या करना होगा? प्रोग्राम को अगर आपको तोड़ना है तो किस में तोड़ना पड़ेगा? फंक्शंस में। अलग अलग ग्रुप बांटा गया है और उन ग्रुप को बोला गया फंक्शन। तो इसलिए यहाँ पर सारा फोकस किस में किया गया है? फंक्शंस पे किया गया है। फंक्शंस शेयर ग्लोबल डेटा, और हर एक फंक्शन क्या शेयर करता है? एक कॉमन डेटा होगा जिसे हम लोग ग्लोबल डेटा कहेंगे, और उस ग्लोबल डेटा को सारे फंक्शन इजीली शेयर कर सकते हैं। डेटा वैल्यूज कैन कीप फ्लोटिंग फ्रॉम वन फंक्शन टू अदर। जो डेटा हमारा है ग्लोबल डेटा वो एक से दूसरे में इजीली फ्लो कर सकता है। और दूसरा क्या है कि लिमिटेशंस में क्या क्या होते हैं? तो लिमिटेशन देखो, सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ये है कि एज डेटा वैल्यूज आर ग्लोबल टू ऑल द फंक्शन, एक डेटा वैल्यू जो कि ग्लोबल है सारे फंक्शन के लिए कॉमन है, you may require to make necessary changes in all the functions in case of any change in the data values। यानी कि हमने यहाँ पर क्या देखा कि ग्लोबल डेटा सारे फंक्शंस के लिए कॉमन है। तो अगर मुझे किसी भी मैंने ऐसा काम किया कि ग्लोबल डेटा के वैल्यू को चेंज कर दिया, एक नॉर्मल यूज़र जो कि ग्लोबल डेटा के वैल्यू को चेंज कर दिया, तो उसका उस ग्लोबल डेटा के वैल्यू को चेंज करने की वजह से क्या होगा कि उसको सारे फंक्शंस में भी चेंज करना पड़ेगा। सपोज कर लेते हैं कि एक ग्लोबल डेटा को इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया गया था, तो और मान लेते हैं फंक्शन 1 में फ्लोट टाइप का डिक्लेरेशन है, तो उस ग्लोबल डेटा को इंटीजर बनाने के चक्कर में फंक्शन 1 के जो फ्लोट डेटा थे उन्हें फ्लोट से इंटीजर में चेंज करना पड़ेगा। यानी कि ग्लोबल डेटा में कुछ भी चेंज होगा उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा उनके फंक्शंस पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डेटा जो हमारा है वो सिक्योर नहीं है। बात को समझिएगा, प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में डेटा जो है वो सिक्योर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारा फोकस किस पे किया गया है? फंक्शन पे किया गया है। फंक्शन ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक फंक्शन को यहाँ पर हीरो बना दिया गया है और बाकी जो डेटा है उसे इजीली छोड़ दिया गया है रैंडमली यहाँ से वहाँ मूव करने के लिए। यानी कि उस ग्लोबल डेटा का इस्तेमाल या फिर डेटा का इस्तेमाल इजीली कोई भी कर सकता है और उस डेटा को कोई भी इजीली चेंज भी कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो डेटा है वो सिक्योर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारा फोकस किस पे किया गया है? फंक्शन पे किया गया है। इसीलिए अगर आप कभी भी डेटा को चेंज करोगे तो उसका सीधा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? उसके फंक्शन में पड़ेगा। तो उसके फंक्शन को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। राइट, बढ़ते हैं आगे। इट इज़ नॉट सुटेबल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन रियल लाइफ। अगर हम बात करें कि ऐसा अप्रोच क्या कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए कैपेबल है, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। इस तरह के प्रोग्राम्स रियल लाइफ में अगर कोई प्रोग्रामिंग्स है
तो उसको सॉल्व करने के लिए इस तरह का अप्रोच बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि डेटा जो है वो सिक्योर नहीं है। और आप अगर रियल लाइफ का एग्जांपल लोगे, सपोज कर लो कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड देना पड़ता है। अगर आपका वहाँ पर डेटा जो है वो आपका पासवर्ड ही आपका डेटा है, अगर वो पासवर्ड ही आपका सिक्योर ना रहे तो आपका जो वेबसाइट है या जो भी आपका अकाउंट है, उस अकाउंट में जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो तो सिक्योर नहीं रहेगा ना, क्योंकि आपका डेटा यानी कि आपका जो पासवर्ड वही प्रोटेक्टेड नहीं है, वही आपका सिक्योर नहीं है। तो इस हिसाब से अगर पॉप्स के द्वारा यानी कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा अगर कोई रियल लाइफ में प्रोग्रामिंग किया जाए तो वो प्रोग्रामिंग बिल्कुल सिक्योर नहीं होगा। इसीलिए इस तरह के अप्रोच के द्वारा रियल लाइफ प्रोग्रामिंग्स, रियल लाइफ सॉफ्टवेयर्स या रियल लाइफ कोई भी अप्रोच करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, ये इसके लिमिटेशंस होते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और वीडियो में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है, डेफिनेटली आप उसे कमेंट सेक्शन पे मुझे बताएं कि आपको किस पॉइंट पर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही है। ठीक है, मैं मानता हूँ ये सेशन थोड़ा कन्फ्यूजिंग रहा होगा आपके लिए, क्योंकि आप ये चीज़ों को नया सीख रहे होगे। हाँ, कोई अगर पहले से इन चीज़ों के बारे में नॉलेज रखता होगा तो उसके लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं सारे व्यूअर्स को देख करके ये बात बोल रहा हूँ कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रहे, डेफिनेटली कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको क्या समस्या है। मैं डेफिनेटली आपको उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना करके सॉल्व कर दूंगा आपका कन्फ्यूज़न। ऑलराइट, और अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है और काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल भी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के बीच में और आपके जितने भी फ्रेंड्स और बाकी जो भी होगा आपके आसपास जिसको रियल में जावा की ट्यूटोरियल का इस लॉकडाउन के टाइम पे स्पेशली बहुत ज़रूरत है, आप उनके साथ शेयर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।